नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये हमारी इतिहास की श्रृंखला चल रही है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हमारी इससे पहले 4-5 वीडियो आ चुकी है। आप अगर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल पे जाके चेक कर लीजिए बाकी वीडियो की अपडेट। और यहाँ पे क्या है, हम आज आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर कोई वीडियो आएगी तो मोटिवेशनल वीडियो रहेगी जनरली, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, वही वीडियो संडे की रहेगी। बाकी आपके हफ्ते के 6 दिन वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल को देखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो में हम केवल अभी ताम्र पाषाण काल के बारे में परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। यानी कि सभी प्रश्नों संबंधित तथ्य यहाँ आपको मिल जाएंगे और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित या आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जो प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ हमने इतिहास का विभाजन देखा था सामान्य रूप से पिछली वीडियो में 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के बारे में हमने देख लिया था, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अब देखने जा रहे हैं और ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक में क्या है, यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। स्रोत पुरातात्विक व लिखित दोनों प्राप्त होते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आती है और वैदिक सभ्यता भी आती है। उस समय चूंकि ताम्र पाषाण काल की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले इसके शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या होता है। तो उसमें यहाँ क्या देखा जा रहा है, लिखा है इस काल में लेखन कला का विकास हो चुका था किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी में साहित्यिक पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। इस काल के महत्वपूर्ण खंड होंगे ताम्र पाषाणिक सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है क्या, इस काल में मनुष्यों द्वारा पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग किया गया, कारण स्वरूप इसे ताम्र पाषाण काल कैलोलिथिक एज की संज्ञा दी गई से। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया औजार बनाने के लिए। ठीक है, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। इसी तरह प्रश्न वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। इस काल के सभ्यता के मुख्य केंद्र थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न साइट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले ताम्र पाषाण काल के साइट्स के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। ताम्र पाषाणिक जो स्थल हैं, कहाँ पर उस युग से संबंधित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, या उस युग से संबंधित जहाँ बस्तियाँ थी किन किन स्थानों पर पाई जाती थी, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र थे ताम्र पाषाणिक स्थल के। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम 3 भागों में इसे बांटेंगे। उसके बाद एक एक स्थल के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे पहला देखेंगे हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर 2 स्थल प्राप्त होते हैं, एक आहाड़ नाम का और एक गिलुंद नाम का। इन दोनों स्थानों से ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता यहाँ पे फली फूली थी। दूसरा स्थल होगा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 3 स्थल प्राप्त होते हैं, मालवा, कायथा और एरण। यहाँ भी ताम्र पाषाणिक सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पे उस समय की बस्तियां हुआ करती थी। अगला देखेंगे हम पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में। इस तरह से कुछ आपको यहाँ पिक मिलेंगे, इस PDF में भी मिलेगा और हम वीडियो में भी आपको समझाते चलेंगे। इस तरह लोगों का रहन सहन वहाँ हुआ करता था। और एक और सूचना आपको दे दें पहले कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, यह मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की, एक तरह से कहा जाए तो प्राक हड़प्पन कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व पीठिका तैयार कर रही थी। हड़प्पा सभ्यता की नींव यहाँ से तैयार हो रही थी। देखिए, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, इतिहास की किसी धारा का या किसी भी प्रकार के युग का ना हम प्रॉपर अंत जान सकते हैं, ना हम विधिवत अंत जानते हैं, ना विधिवत प्रारंभ जानते हैं। क्योंकि जब वह अपने शैशवावस्था में होती है तो उसके सामान्य लक्षण अपनी पूर्व संस्कृति, अपने पूर्व काल में ही घुली मुली रहती है। उसको बिल्कुल पृथक करके देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो काल की गति होती है या उस समय के उस खास युग की पहचान हमें तब मिलती है जब वह अपने पूर्णतः पल्लवित रूप में सामने आती है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित रूप में अपने सामने आती है। अब हम जैसे इसको आप उदाहरण तौर पर समझ लीजिए कि अगर हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछे कि आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है या फिर आधुनिक भारत का प्रारंभ कहाँ होता है,
तो अब आधुनिक भारत का प्रारंभ का एक दायरा मान लिया गया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो है मुगलों का पतन होता है और अंग्रेजी कंपनी का यहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो जाता है। वहीं से पूर्व आधुनिक काल, उसके बाद आधुनिक काल का प्रारंभ मान लिया जाता है क्रमशः। ठीक है, लेकिन हम अगर ये कोई टाइमलाइन फिक्स किया, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढे कि नहीं अब यहाँ देखिए मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक काल प्रारंभ हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ, नवपाषाण काल का अंत, इन दोनों के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल सकती। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ और ताम्रपाषाण सभ्यता का अंत, दोनों एक लाइन कहीं नहीं मिल सकती कि हाँ यहाँ से अंत हुआ यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को विकसित होने में काफ़ी मदद की, काफ़ी सहायता दी। अब हम एक एक स्थल के बारे में देखते चल रहे हैं। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में देखेंगे। इस संस्कृति का विकास बनास नदी घाटी में हुआ, फलस्वरूप इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बोती अर्थात तांबा वाली जगह भी कहा गया, क्योंकि यहाँ से तांबे का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, स्रोत था। गिलुंद में आहाड़ की विशेषता यह थी कि यहाँ के मकान पत्थर की चार दीवारी से घिरे हुए होते थे। ठीक है, देखिए ये खास पॉइंट है, यहीं से प्रश्न उठा के पूछा जाता है, तो इसको विधिवत आप जान लीजिए। कहानी मैं बताते जा रहा हूँ, फैक्ट्स आपको यहाँ मिलता जाएगा, तो दोनों का आप अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बना लीजिए और अपनी तैयारी रखिए। गिलुंद में कच्ची मिट्टी के साथ साथ कहीं कहीं पक्की ईंटों के भी मकान प्राप्त हुए हैं। यहाँ तांबे के टुकड़े मिलते हैं। गिलुंद में आहाड़ संस्कृति अन्य से भिन्न है। कैसे, किन मामलों में? सभी स्थलों पर जहाँ ताम्रपाषाणिक सभी स्थलों पर लाल व काले लेप के मृदभांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वे काले और लाल कलर से, रंग से लेपित होते थे। वहीं पर दूसरी तरफ आहाड़ में जो मिला है इसके ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। तो देखिए जब कोई यहाँ कुछ ट्रेंड से हट के चीज़ें हों, जब कोई अपनी निरंतर परंपरा से हट के कोई चीज़ हो तो वह एग्जामिनर की नज़र में जरूर आता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह की सभ्यता हुआ करती थी, इस तरह का उनका कल्चर हुआ करता था। हालांकि अभी तो नवपाषाण काल से निकले ही थे, लेकिन वहाँ से काफ़ी सभ्य हो चुके थे। यहाँ पे क्या करते थे कि हड्डी, पत्थर, तांबा सब मिला जुला के जो है अपना जीवन में उपयोग करते थे। अब अगला साइट देखते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नौदा टोली नामक एक स्थान है, यह इंदौर के निकट है। यहाँ से हड़प्पा का ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की बस्तियां प्राप्त होती हैं, उस समय के सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी खोज, जो नौदा टोली की खोज की गई थी, HD संकालिया द्वारा करवाया गया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी दिखाया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये चौकोर है, ठीक है, और इस तरह घास फूस के जो है बने हुए घर मिलते थे इस समय। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख का उत्कीर्ण किया गया है। ज्यामितीय आरेख का उत्कीर्ण का मतलब विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे उन पे किसी तरह का, मान लीजिए इस तरह की आकृति बना दी गई है, ठीक है, इस तरह की चित्रकारी की गई है, ठीक है, कोई भी किसी तरह का आप जो है उस पर जाके देखेंगे गूगल पे, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे इससे संबंधित चीज़। कायथा हड़प्पा सभ्यता के निकटस्थ, इसमें कुछ प्राक हड़प्पन लक्षण भी मिलते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कायथा था, जो कायथा स्थल है, वहाँ से क्या है, प्राक हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता का कहीं न कहीं वहाँ लक्षण दिखता है कि हाँ ये ताम्रपाषाण संस्कृति से थोड़ा अलग है, और वही विशेषता जाके पूर्ण रूप से दिखती है हड़प्पा सभ्यता में अपने विस्तृत रूप में। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा जो मालवा क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि मृदभांडों की उत्कृष्टता मतलब अन्य क्षेत्रों में जो भी मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं, उनसे ये क्वालिटी में, गुणवत्ता में काफ़ी अच्छे माने जाते थे। कायथा और एरण की बस्तियाँ किलाबंदी हैं, ठीक है, यहाँ किलाबंद रहता था। पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव की बस्तियाँ भी, इन दोनों तीनों स्थलों पे जो बस्तियां थी वो किलेबंदी होती थी इनकी चारों तरफ। जैसे होता है, आप लोग देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक किला है, तो अब इस तरह से चारों तरफ एक किलेबंदी हुई रहती थी, ठीक है।
तो ये किलेबंदी क्या होती थी कि मान लीजिए एंट्री गेट हो गया, ठीक है, तो दुश्मन की सुरक्षा के लिए या किसी भी आक्रमणकारी की सुरक्षा के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए इस तरह की दीवारबंदी कर दी जाती थी। हालांकि ये हर सभ्यता में नहीं मिलती, कुछ कुछ में ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में देखते हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दाइमाबाद सबसे बड़ा स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल। नेवासा जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है, यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पटसन के जोरवे संस्कृति के नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि स्थलों से वहाँ के घरों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो इसमें क्या है, देखिए कहीं कहीं आपको अब ये अंतर मिलेगा, कहीं उत्तर से दक्षिण तो कहीं पूर्व से पश्चिम। दक्षिण भारत में सामान्यतः आपके देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में इस तरह का कार्य किया गया है और लोगों को घर में ही दफनाया जाता था। इसके पीछे उनकी अपनी तो की कुछ चीज़ें रही होंगी, कुछ परंपराएं रही होंगी। आज वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अस्थि कलश को सामान्यतः गंगा जी में, यमुना जी में, कहीं भी नज़दीक कोई जो है वाटर बॉडी रहती है उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ उस समय अपने घर में ही रख लिया जाता था। इसके पीछे क्या दर्शन था, क्या लॉजिक था उनका, क्या तथ्य थे उनके पीछे, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था में इनाम गांव में गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव में कुछ बाद की अवस्था में 5 कमरों का मकान मिला है। 4 कमरे आयताकार और 1 वृत्ताकार। जैसे अब 4 कमरे जो आयताकार होंगे, मान लीजिए इस तरह से कमरे बना दिए गए, ठीक है, तो इस तरह से कमरे बना दिए गए और यहाँ पे बीच में जो है कोई एक वृत्ताकार कमरा बना दिया गया। तो ये एक अलग प्रकार की डिजाइन थी जो मिलती है उस समय, ठीक है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितने ही ये जो है प्रगतिशील थे इस समय के लोग भी, और वही प्रगतिशीलता पूर्ण रूप में दिखती है आपकी हड़प्पा सभ्यता में। देखिए संस्कृति सभ्यता का विकास है, समय के साथ वो अपने स्वरूप का बदलाव करती रहती है। कुछ उसमें बदलाव अच्छे भी आते हैं, कुछ नकारात्मक भी रहते हैं, कुछ सकारात्मक भी होते रहते हैं। इनाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। इनाम गांव जो था महाराष्ट्र का स्थल है, ध्यान रखिएगा। यह किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ शिल्पी एवं पंसारी लोग पश्चिम छोर पर, जबकि सरदार प्रायः केंद्र में रहा करते थे। तो ये हमारा क्या हुआ, पश्चिमी महाराष्ट्र का संपन्न हुआ। अब दक्षिणी पूर्वी भारत देख लेते हैं। गंगा तटवर्ती क्षेत्र चिरांद, वर्धमान जिले के राजार डिब्बी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल मुख्य स्थल रहे हैं। चिरांद नामक स्थल आधुनिक किस राज्य में? आपको कमेंट करके यहाँ बताना है कि जो चिरांद नामक स्थल है, देखिए चिरांद नामक स्थल से नवपाषाण काल से लेते हुए, हम कहें मध्य पाषाण काल से लेते हुए हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल की प्राप्ति होती है, वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति होती है। आपको बताना है कि यह स्थल आधुनिक किस राज्य में स्थित है। बिहार में सिनुआर, सोनपुर और ताराडीह ये स्थल प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन नामक स्थल प्राप्त हुआ है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ, गोड़ीदार कटोरे आदि बनाते थे। देखिए यही खास कुछ चीज़ें हैं जो पूछता है, जहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र ताम्रपाषाणिक लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। गाय, भेड़, बकरी के अलावा ऊँट के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि ऊँट भी रखते थे। मुख्य अनाज उनका गेहूँ, चावल के अलावा बाजरा भी होता था और कटाई बुनाई के साक्ष्य मिलते, क्योंकि चरखे और तकलियाँ भी प्राप्त होती हैं। अन्य में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती जुलती है। अन्य भी बहुत प्रकार के शिल्प उपकरण भी प्राप्त होते हैं, जो इस संस्कृति सभ्यता के संपन्नता की पहचान करवाते हैं। मालवा राजस्थान में मिली वृषभ की मूर्तियां प्राप्त हुई अत्यधिक मात्रा में, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वृषभ का उस समय काफ़ी महत्व रहा होगा समाज में। वृषभ मीन्स बैल, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदौली, नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों के हार पहनकर तो कुछ बच्चे सामान्य बर्तन के साथ दफनाए गए हैं। देखिए यहाँ 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक चीज़ तो उनको पारलौकिक जीवन में विश्वास होता था, मतलब मृत्यु को वो मानते थे कि केवल यह एक शरीर बदलने का माध्यम है, एक लोक बदलने का माध्यम है। ये पुनः किसी दूसरे लोक में जाएंगे और यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी।
तो इस भरोसे से वो क्या करते थे, उनके साथ कुछ ज़रूरत के सामान उसमें रख दिया करते थे। ये चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता में भी आगे प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, सामाजिक असमानता दिख रही है। जिस बच्चे के गले में तांबे के मनकों का हार दिख रहा है, मतलब वो समाज के व्यापारिक वर्ग का या उच्च वर्ग का सरदार वर्ग से संबंधित रहा होगा, सरदार वर्ग से संबंधित रहा हो किसी तरह से, और जो सामान्य बच्चा है वो बस्ती वर्ग मजदूर वर्ग से संबंधित रहा होगा। तो इस तरह की असमानता, सामाजिक असमानता हमें उसी समय से दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। अभी मैंने पहली सूचना दे दी थी। पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। अब ये क्या है, देखिए होता क्या था कि जैसे समाधान की कई पद्धतियां प्रचलित थी, आप हड़प्पा काल तक देखेंगे। कभी कभी क्या होता था, शव को छोड़ दिया जाता था जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, वो छिन्न भिन्न कर देते थे, अवशेष जो बचता था उसको दफना दिया जाता था। तो आंशिक हुआ, जबकि पूर्ण समाधान का अर्थ हुआ कि पूरी के पूरे शरीर को दफनाया जाता था। और कभी कभी क्या होता था, जलाया भी जाता था, जलाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ तथ्य हैं। एक अन्य तथ्य आखिरी है, ये जो है आपकी जो है चैप्टर, गणेश स्थल, गणेश्वर स्थल स्थान राजस्थान के खेतड़ी ताम्र स्थल, ताम्र भंडार था। गणेश्वर स्थल पर राजस्थान में खेतड़ी नामक तांबे की खान थी। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि के ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए पिकलीहल वही है जहां से जो है राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। हमें ध्यान देना है, दक्षिण भारत में राख का ढेर प्राप्त हुआ है, तो पिकलीहल भी एक स्थान, संगनकल्लू के अलावा पिकलीहल भी एक स्थान है वहाँ पे। तो ये हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिए इतिहास के और मास्की है, यहाँ से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं मास्की और गुर्जरा संबंधित स्थल से। अभी हाल में एक जो है तथ्य आया समाचार पत्रों में, एक साहित्यकार हैं चर्चा में हैं, उनका एक नाटक है, उसमें अशोक के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी किया है, जिनकी तुलना उन्होंने औरंगजेब से कर दी है कि औरंगजेब की तरह अशोक भी क्रूर था, आतताई था। तो आप उसको अगर पढ़ें तो केवल उसी नज़रिए से पढ़ें कि उस समय इतिहास में क्या कैसे चीज़ें थी। हम आज के दहलीज पे बढ़ के उसकी आलोचना नहीं कर सकते। हाँ ये मान सकते हैं वो हमारे शासक थे, और जो कार्य किया वो समीक्षा का विषय है, शोध का विषय है, उस पर किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत नहीं लेना है, बस आप जानकारी के लिए उसको रखिएगा। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति अधिक प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1831 में एक विभाग, 71 में एक सरकारी विभाग बना दिया गया, और कर्जन द्वारा, जो लॉर्ड कर्जन था, 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में संगठित किया गया। जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक इसका नियुक्त किया गया था। तो हमारा ताम्र पाषाणिक संस्कृति यहाँ पर समाप्त होती है, और इससे बाहर कुछ पूछने के बिल्कुल चांस ही नहीं बनते हैं। रही बात थोड़ा बहुत समझ की, तो आप लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे उससे भी समझ बन जाएगी, और फैक्ट्स मैंने यहाँ पे दे दिया। अगली वीडियो लेके मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता पे, उसके बाद वैदिक सभ्यता, क्रमशः वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, देखते रहिए।